इतिहास गवाह है। मोहन भागवत सुन लेना। जी जी। मुसलमानों ने उनके छक्के छुड़ाए हैं। आज मोदी जी ने देश को ऐसे हाल पे ला दिया, तो जोरदार जबरदस्त हम इसका विरोध करेंगे। इसलिए भागवत जी आप सुन लेना, पृथक हर धर्म होता है। अब इंडिया वाले गरजेंगे, ये एनडीए का नाम निशान नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। एक बार फिर मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने बयान दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर। कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, पर कुछ स्वार्थी लोग इसे मानने से इनकार करते हैं। पर सच्चाई तो यही है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। लगातार इस पर कई बाबाओं ने भी विवादित बयान दिए, पर आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजा भैया जी मौजूद है। सीधा उनसे बातचीत करेंगे, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से और मुखरता के साथ रखते हैं, तो सीधा इनसे बात करेंगे ये क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या सोच रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं फिर से। मोहन भागवत जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है पहले से ही, बनाने की जरूरत नहीं है। जी मैडम जी, आदरणीय मोहन भागवत का सम्मान करते हुए मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। वो पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं, जानकारी भी है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। यह देश जो है एक संविधान के आधार पर चलता है, कि ना कि हिंदू के धर्म के गीता, कुरान, पुराण, बाइबिल, इसके आधार पर देश नहीं चलता है। देश एक संविधान पे चलता है। किसी जी आप सुन लेना, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। हाँ। उनको ये जानकारी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कोई जर्रा नहीं ऐसा। भागवत जी सुनना है मेरी बात को, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो हिंदू मुस्लिम की दीवानगी करने वाले, सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। हाँ। जानकारी होना चाहिए। मोहन भागवत जी, आपने कुछ पढ़ा है, हम तो आपको जानते थे, आप विद्वान हैं, अच्छे हैं, लोग मानते हैं, मान्यता देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन आपको राष्ट्र धर्म की जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी जो है एक स्पेशल सेशन जो है संसद में होने वाला है, उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यूसीसी पर भी बिल आ सकता है। तो क्या लगता है, यूसीसी पर बिल आएगा तो उसको लागू किया जाएगा, फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या कहना है इस पर? इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पक्ष और विपक्ष को किसी को जानकारी नहीं है। कि जो 18 से लेकर 22 तारीख तक सेशन बुलाया जाता है, विशेष सेशन तब बुलाया जाता है जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, चाहे बाढ़ विभीष का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे देश के ऊपर कोई आक्रमणकारी शक्ति जो है आक्रमण करती हो, तो एक विशेष सत्र बुलाया जाता है। कहा दिया गया। अब इसमें क्या होगा, महिला बिल सशक्तिकरण होगा, एक वन नेशन वन फ्लैग वन राष्ट्र की बात होगी, क्या होगा ये भविष्य के गत में। लेकिन आज आपने सवाल जो पूछा, तो भैया जी अगर देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? मैडम जी, हाँ। ये जब भारत देश की आज़ादी हुई है 1947 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तो इस देश को निर्माण करने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका योगदान रहा। जैसे भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1948 में पाकिस्तान की कबायली सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। हमारे जनरल करियप्पा ने 1 लाख सैनिक पाकिस्तान के अपने चरणों में आयु से ढार दिया था। वो समय उसने नहीं देखा ये हिंदू है या मुसलमान है। कई बार पाकिस्तान हमारे देश पर आक्रमण किया है, सुन लेना। मुसलमानों ने उनके छक्के छुड़ाए हैं। वीर अब्दुल हमीद को तुम भूल गए। हिंदू राष्ट्र की कैसे कल्पना कर सकते हो? तुम संवैधानिक देश में रहते हो या देश के बाहर में रहते हो? कोई कानून की व्यवस्था संविधान के अनुसार से बनती है। आज हम कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, संविधान के हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आप ऐसी बात करते हो तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी होता है, कि देश में आप भड़काऊ भाषण देते हैं, उन्माद पैदा करने का काम करते हैं। मोहन भागवत भी एक विद्वान होकर के अगर ऐसे बोलते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। मोहन भागवत जो है, जो इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, उस पर भी सवाल कर रहे हैं कि उसका इंडिया नाम क्यों रखा, भारत नाम रखना चाहिए था। भारत तो पुराने समय से चला रहा है, तो इंडिया क्यों रखना पड़ा नाम? आप सुन लें। हाँ। अगर पौरुष महत्ती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही बोलने लगे, चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही बोलने लगे, तो आग की भाषा बोले कौन? मोहन भागवत पूजायमान हो गए हैं कि इससे हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। देश का सम्मान उसका बढ़ता है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हो, चाहे पुलिस वाला हो या सेना का जवान हो या बेटी हो सेना में,
उनका सम्मान होता है। अगर धार्मिक लोगों के आधार पे नहीं होगा, आज मुल्ला जी आ गए, आज पंडित जी आ गए, आज हिंदू राष्ट्र में वो सभी रहेंगे सर, बस हिंदू राष्ट्र नाम दे दिया जाएगा। इन बेवकूफ़ों से पूछना चाहिए। मुझे ऐसे शब्दों में कहना पड़ रहा है। हिंदू राष्ट्र का ऐसा कौन सा कानून होगा जो संविधान से हट करके होगा? जब देश की आज़ादी मिली, कांग्रेस जब ब्रिटेन के लोग जो ब्रिटिश के लोग जो है देश छोड़ करके जाने लगे, तो संविधान में जो निर्माण किया गया कि हिंदू और मुसलमान के, सिख ईसाई की सबकी बराबर की भागीदारी होगी, सबका योगदान होगा। लोगों ने समय समय पर देश की आज़ादी के लिए, देश के संकट जब जब आया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, चाहे जो, सबने अपना योगदान दिया। अब मोहन भागवत जी को पता है कि हिंदू नहीं दिया है। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो मुसलमानों ने दिया। पाकिस्तान 62 में जब चाइना की लड़ाई हुई तो हमारे देश के मुसलमान भी ऐसा काम किए हैं। मिसाइल मैन जो है, हमारे वैज्ञानिक जी, आज स्वर्गीय, उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका बहुत बड़ा योगदान की मिसाइल बना के गए। कई मुसलमानों ने ऐसा देश के काम किया। अब्दुल हमीद 90 टैंक तोड़े थे सन 65 की लड़ाई में एक बार में, जबकि उस समय अगर वो बहादुर ना होता, अपनी जान की बाजी लगा करके देश का रक्षा न किया होता, तो पाकिस्तान कारगिल के युद्ध के समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप समर्थन करेंगे या नहीं? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर देश ये विधान बनेगा सांसद से, लोकसभा में पास होगा, लोग पास करेंगे, बनाएंगे, तो जस्ट हम इसका विरोध करेंगे। इसलिए इस देश को सभी ने सींचा है। यह देश एक फुलवाड़ी है, इसमें सभी ने जल डाला है, पानी डाला है, खाद दिया है, तब जा करके आज उभरता हुआ देश है। आज दुनिया में परचम ला रहा है भारत देश का। किसी एक के सेवा करने से नहीं होता, सबने मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाया है। 2014 से उन्नति होनी स्टार्ट हुई है भारत देश की। मैं कहाँ भूल गई आप, बड़ी इस बात पे मुझे बड़ा आक्रोश होता है। आप सोचिए कि द्वापर में सतयुग द्वापर त्रेता आप सुनी होंगी। द्वापर में प्रलोलुप होकर भाई को भाई मरवाता है। त्रेता में राज हड़पने के लिए फिर महायुद्ध हो जाता है। त्रेता में फिर राज हड़पने के लिए महायुद्ध हो जाता है दुर्योधन। और एक भविष्य भी हुआ था द्वापर में, भाई को भाई को मरवा दिया था। त्रेता में प्रलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने के लिए फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए जब लोभ मोह मद चट जाता है, निश्चय ही उस राजा के माथे एक कलंक लग जाता है। अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो राजा लोभ मोह पद में विलय हो जाता है, उस राजा की बात कर सभी रहे हैं? कौन से राजा की बात? हम आदरणीय मोदी जी को कहते हैं। जब लोग भक्त अंधभक्त लोग कहते हैं मोदी जी ने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, नारी सम्मान बढ़ाया। पहुंचा तो दिया ना, चंद्रयान पर जाने देखा नहीं, कितनी बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान की इतिहास 15 अक्टूबर 1969 को भारत के वैज्ञानिकों ने लिखा था। कांग्रेस की सरकार थी। द्वितीय भी उन्होंने भेज दिया था, जो असफल हुआ। तृतीय जो है भेजा गया। इसरो वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1300 कर्मचारियों को अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है। 1300 कर्मचारियों का आंकड़े आपके पास कहाँ से है? मेरे पास गूगल में उठा। 1300 कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया। तुरंत झंडा फहरा। मोदी जी ने देश को ऐसे हाल पे ला दिया, 2 करोड़ नौकरियां की दुनिया बात करती है। विकास हो रहा है सर, 9 साल से विकास की गाड़ी रुकने का नाम नहीं। एक विकास पे मुझे दंडित किया जाए अगर मेरा आंकड़ा जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। जिस मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां, छोड़ दो 2 करोड़ नौकरियां, 80 करोड़ 7.9 नौकरियां ऐसे हैं। रेलवे में है, डाक विभाग में है, राजस्व में है, केंद्र सरकार में है, पुलिस विभाग में है। उनको तो आज तक हाल ही में 51,000 नियुक्तियां पत्र दिए हैं मोदी जी ने। ऊँट के मुंह में जीरा आपने पढ़ा है? ऊँट के मुंह में जीरा पढ़ा है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर 2 करोड़ के हिसाब से देते तो 9 दूनी 18 करोड़ लोगों को मिलता है। आज उनके सपने टूट गए जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छे डिग्री और डिप्लोमा कराए थे। लेकिन बेरोजगारी है कि ये जो ओवर हो गई, नौकरी के कोई वैकेंट नहीं है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई योग्यता होगी तो रोजगार मिलेगा ना सर, योग्यता नहीं होगी तो कहाँ से रोजगार? अनपढ़ों के पास योग्यता आएगी, साधु संतों के पास योग्यता आएगी, पढ़े लिखे लोगों के पास योग्यता नहीं आएगी। पढ़े लिखे लोगों के पास योग्यता नहीं है, कैसे नहीं है? वैकेंसी निकाली नहीं गई। और रोजगार आपसे बताता हूँ, आप कह रहे हैं रोजगार दिया गया, आपको क्या जानकारी है? कभी इसका विज्ञापन दिया गया? आपके बिना विज्ञापन दिए, बिना परीक्षा लिए नौकरी? कितनी परीक्षा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई, बिहार में की गई, पेपर आउट हो गए। क्या आप लोगों को नहीं मालूम है? परीक्षा, नौकरी की परीक्षा देने से पहले तो पेपर लीक आउट हो गए हैं। तो कुछ भी हो, भारत का जो है विश्व में डंका भी तो बज रहा है सर, वो भी तो देखिए। आप मोदी जी की बुराई क्यों करने लग जाते हैं? डंका कैसे बज रहा है? मोदी जी को पता नहीं है, देशवासी जाग चुके हैं।
पहलवान, मेरी बेटी आपकी बेटी, समझो सबकी बेटी है, गोल्ड मेडल को लाने वाली भारत माँ की बेटी है। जो गोल्ड मेडल लाया वो विशिष्ट हो जाता है, विशिष्ट काम करने से विशिष्ट हो जाता है। वो एक नहीं पूरे भारत देश का हो गया। उसके साथ जो बर्बरता हुई है, इतिहास मोदी जी कभी माफ नहीं करेगा। क्या इसकी बदनामी दुनिया में नहीं लगी हुई है? सुनिए, चार्जशीट लगी हुई है उस पर। लगने क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद लगी है। सुनिए आप, लगने क्या जरूरत है? जिसको हम अगर सिद्ध होगा तो लगाएंगे ना, ये पहले से लगा देंगे चार्जशीट। मैम, आप पत्रकार हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, वो आदर करता हूँ बहुत हृदय से। आप मेरी बेटी जैसे हैं। सुनिए आप, अगर हम आपको भूल से बेटी कह दिए, हमारा समाज मानता देता है कि हम बेटी का फर्ज आपको निभाएंगे। अगर एक बार भूल से कह दिए तो मोदी जी को इतना ही कहना था, बेटी संगीता फोगाट, बेटी विनेश फोगाट, तुम्हें घबराने कोई बात नहीं है, तुम आके संसद में बैठो या घर जाओ, हम इस मामले को देख लेंगे। इस मामले में मोदी जी गूंगे और बहरे हो गए थे, इस बात को आप सब क्या करिए। जिसकी निंदा दुनिया में झंडा इसे आसानी से नहीं गड़ा था। अंतिम समय लड़ते वक्त तक, अंतिम सांस तक जो है लड़ना होता है, तब जाके गोल्ड मेडल आता है। दुनिया में झंडा गाड़ी थी, दुनिया में नाम है उन पहलवान बेटियों का, जिसकी बदनामी पूरी दुनिया में हुई से हमारे देश शर्मिंदा हुआ, हर आदमी शर्मिंदा हुआ। जिसको मोदी जी दूसरे को मौनी बाबा कहते थे। ये तो मानते हैं ना आप कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी अहम और भहम के शिकार हो गए हैं। लाल किला के प्राचीर से कहते हैं 2024 में झंडा फहराऊंगा। क्या उनको नहीं पता है कि लोकतांत्रिक देश है? हम सामान्य होकर के चाय बेचने वाले, दुनिया ने मुझे, लोगों, भारत के लोगों ने मुझे वोट दिया, बहुमत दल के हमारे पास सांसद आए, तब जाकर के हम नेता चुने गए, तब प्रधानमंत्री बने जी। जो बहुमत दल का नेता होगा, सांसद दल की संख्या जिनके पास ज़्यादा होती, वो प्रधानमंत्री गए। ये तो मोदी जी का लाल किला के प्राचीर से मोदी जी है तो मुमकिन है सब कुछ। हाँ, तो मैं मानता हूँ उनके वजह से आज तक के रिकॉर्ड टूटा। सबसे ज्यादा महंगाई, खाद्यान्न पदार्थों देख लीजिए, पेट्रोलियम पदार्थों देख लीजिए, ऑटोमोबाइल से वोट दीजिए, सब कुछ होगा। आप उनके प्रवक्ता हैं क्या? मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, बता रही हूँ उनकी उपलब्धियां। उनको वोट दे कैसे होंगे? जो भी होगा पढ़ा लिखा होगा, बढ़िया होगा और अच्छा होगा। जो भी होगा पढ़ा लिखा होगा, बढ़िया। मोदी जी मुख्यमंत्री होकर के प्रधानमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और आपके दिल्ली के केजरीवाल जी भैया हैं। तो सब पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्रियों के दल है, तो इनसे बढ़िया ही कर सकते हैं। मोदी जी भी तो पढ़े हुए हैं। कभी दिल्ली नहीं है, पॉलिटिकल इंटायर साइंस की जो है डिग्री कर लिए। दिखा तो दी डिग्री अमित शाह ने उनकी। इन सब पे टिप्पणी करने से क्या फायदा? RTI लग जाए, हमारे ऊपर जो है जांच हो जाए। डरते हैं आप? मैं डरने वाला नहीं। मैं आपसे पहले बोला कि जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, यही तथ्य होगा। मुझे डरना तो बिल्कुल आता नहीं। जितनी बात बोला हूँ ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोला हूँ। मोदी जी भी ऐसी बोलते हैं, 56 इंच का सीना, वो भी नहीं डरते, शेर हैं वो। ये तो हमें बड़ी विडम्बना है। मोदी जी को शेर एक जानवर होता, मैं उनको जानवर तो नहीं कह सकता हूँ। मोदी जी समझदार एक प्रबुद्ध आदमी है, शेर नहीं हम कह सकते हैं। अगर हमारे नेता लोग जो है जानवर हो गए, शेर तो जानवर होता है, वो प्रबुद्ध हैं, अच्छा मानता हूँ। भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन शेर की संज्ञा गलत है जी, उपमा गलत है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि एनडीए वर्सेस इंडिया का महामुकाबला है, तमाम इसको लेकर आपने देखा बैठकें चल रही हैं। चौथी बैठक जो है इंडिया अलायंस की वो होने वाली है दिल्ली में, और एनडीए भी लगातार बैठक कर रही है, रणनीतियां बना रही हैं। तो क्या लग रहा है किसका इस बार पलड़ा जो है भारी होने वाला है? जहाँ वीरता पूजित होगी, कायर का गुणगान नहीं होगा। अब इंडिया वाले गरजेंगे, इंडिया का नाम निशान नहीं होगा, एनडीए का नाम निशान नहीं होगा। जहाँ वीरता पूजित होगी, कायर का गुणगान वाले गरजेंगे, एनडीए का नाम निशान नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना तमाम राजा भैया के वक्तव्य। हमने इनसे आखिरी में अंतिम सवाल पूछा, जो कि आपने देखा लगातार इंडिया वर्सेस एनडीए का जो अलायंस है उस पर तमाम बैठकें चल रही हैं। चौथी बैठक जो है दिल्ली में होनी है इंडिया अलायंस की, पर देखना बाकी रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या करती है और किसको प्रधानमंत्री बनाती है। मैं आपके साथ रितेश नामंग।